नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम, सभी को जय हिंद, जय भारत। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। जल्दी से आप सभी प्यारे दोस्त, प्यारे साथी क्लास के साथ जुड़ जाइए। उसके बाद क्लास को शुरू करते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी को प्रणाम, राधे राधे सभी प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, नमस्कार 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 नमस्कार। तो चलो भाई, चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। और कल की क्लास में हमारा थोड़ा सा टेक्निकल इशू था नेट का, जिस वजह से क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे आगे। तो अब मैं वहीं से आपको चीज़ें पढ़ाने वाली हूँ। विटामिन के हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग विटामिन, जब हम कीड़े की बात कर रहे हैं दोस्तों, है ना, तो हम लोग पहले विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे। तो विटामिन्स के बारे में मैं आपको बता रही थी, हमने पानी में घुलने वाली सारी विटामिन्स को कर लिया था। विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B6, B9, B12, विटामिन सी, इन सबको कर लिया था। हम कर रहे थे वसा में घुलनशील विटामिन, है ना। वसा में घुलनशील विटामिन में हमने कल की क्लास में बात कर ली थी विटामिन के की, ठीक है। तो हाँ, मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूँ, ठीक है। चलो आओ जल्दी से बात करते हैं कि विटामिन किसकी बात कर रहे थे हम लोग, विटामिन के की। तो विटामिन के में मैंने आपको कल बताया था कि उसकी कमी से हमारे शरीर में क्या हो जाता है, रक्त का थक्का नहीं जमता, जिसको हम लोग हेमोफिलिक विटामिन भी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अपनी अगली विटामिन की। तो वसा में घुलने वाली दूसरी विटामिन आज की इस क्लास के अंदर जो हम पढ़ेंगे, विटामिन ई। दोस्तों बात करेंगे किसकी, विटामिन ई की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन बनते हैं विटामिन ई से। तो विटामिन ई का भी केमिकल नेम आप लोगों को पूछा जाएगा, केमिकल नेम, इसका रासायनिक नाम। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम आप लोगों को जब कभी पेपर में आए तो आप बताओगे टोकोफेरोल, ठीक है। इसका रासायनिक नाम होता है दोस्त टोकोफेरोल। इस विटामिन का रासायनिक नाम आपको पूछे, केमिकल नेम, तो बताओगे टोकोफेरोल, ठीक है। क्या बताओगे, टोकोफेरोल। तो टोकोफेरोल है ये विटामिन, विटामिन टोकोफेरोल ए होती है, ठीक है। तो टोकोफेरोल किस विटामिन को कहते हैं, विटामिन ई को कहा जाता है टोकोफेरोल। अब ये जो विटामिन है ना, इसको हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। तो आप लोग लिखोगे कि इसे ना सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है, सौंदर्य, क्योंकि ये सुंदर बनाती है। इसे हम लोग सौंदर्य विटामिन और प्रजनन विटामिन कहते हैं, वह प्रजनन विटामिन। इसी विटामिन को हम सौंदर्य विटामिन और प्रजनन विटामिन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तो हमें सुंदर बनाती है, हमारी त्वचा को, हमारे बालों को सुंदर बनाती है। दूसरा, ये हमारे प्रजनन अंगों का विकास भी करती है, ठीक है। तो ये हमारे प्रजनन अंगों का भी क्या करती है दोस्त, विकास करती है। इसीलिए इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग सौंदर्य विटामिन के नाम से जानते हैं, ठीक है, या रिप्रोडक्टिव विटामिन कहते हैं। तो आप लोग बताएंगे इट इज नोन एज, इट इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं, इट इज नोन एज ब्यूटी विटामिन। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि किसको ब्यूटी विटामिन, ठीक है, कहते हैं, तो ई को, इसी को कहा जाता है ब्यूटी विटामिन एंड रिप्रोडक्टिव विटामिन। प्रजनन विटामिन भी भाई इसी को बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव विटामिन। इसी विटामिन के ये नाम आपको याद भी रखने हैं। तो केमिकल नेम तो हो जाता है टोकोफेरोल, रासायनिक नाम जब भी पूछे तो टोकोफेरोल, ठीक है, क्लियर। और जब आपको पूछा जाता है कि कौन सी विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं, तो भाई ब्यूटी विटामिन आप लोगों की कौन सी हो जाती है, आप बताते हो ये विटामिन ई। अब बात करते हैं कि इस विटामिन की कमी से हमारे शरीर में क्या दिक्कत हो जाती है। विटामिन ई अगर हमारे शरीर में कम हो गई तो क्या परेशानी हो जाएगी। तो आइए विटामिन ई की डेफिशिएंसी पढ़ते हैं अब हम लोग। तो जो विटामिन ई होती है, इसकी कमी से कौन से रोग हमारे शरीर में हो जाते हैं। इस विटामिन का अल्पता रोग आपको पूछा जाएगा, ठीक है। इस विटामिन की अल्पता रोगों को जब हम पढ़ेंगे तो आपको याद रखना है अल्पता रोग। इस विटामिन की कमी से हमारे शरीर में कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है,
तो भाई डेफिशिएंसी डिजीज की जब बात करेंगे, इसकी कमी से लड़कों में अलग बीमारी होती है और लड़कियों में अलग। तो पूछा जाता है कि अगर हम पुरुष की बात करें तो पुरुषों में कौन सी बीमारी हो जाती है, अगर हम मेल्स की बात करते हैं तो मेल में कौन सी बीमारी हो जाती है, तो लड़कों में हो जाता है दोस्त, आप बताते हो, नपुंसकता। लड़कों में विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है, नपुंसकता हो जाती है। ठीक है, नपुंसकता क्या हो जाता है, नपुंसकता, यानी जिसको कहते हैं स्टरलिटी, लड़कों में आ जाती है स्टरलिटी। स्टरलिटी यानी लड़कों के अंदर शुक्राणु बनने बंद हो जाते हैं, शुक्राणुओं का काउंटिंग कम हो जाता है, शुक्राणु नहीं बनते लड़कों के अंदर। ठीक है, क्लियर। मैम विटामिन के पूरा नहीं हुआ था, विटामिन के में मैंने आपको बताया कि उसका नाम टोकोफेरोल, उसका नाम था फाइलोकिनोन या नेफ्थोकिनोन। उसके बाद हमने बात करी थी कि उसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को उसके बारे में सोर्सेज उसके कभी नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी उसके सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो हरी सब्जियां, मांस, दूध, ये हो जाते हैं सोर्सेज, उसके कभी नहीं आते विटामिन के पेपर में। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो विटामिन के सोर्सेज जो होते हैं, कल रह गए थे अगर, तो प्यारे दोस्त विटामिन के जो सोर्सेज होते हैं वो आप लोग बता सकते हो, दूध हो सकता है। ठीक है, चलो मैं लिखवा दूं एक बार, या इसको कंप्लीट कर लो पहले फिर लिखवा दूंगी। ठीक है, पहले इसको कंप्लीट कर लो ई को, उसके बाद विटामिन के सोर्स लिखवा दूंगी। चलो, तो पुरुषों में क्या हो जाता है, नपुंसकता, स्टरलिटी। पुरुषों में क्या नहीं बनते, शुक्राणु नहीं बनते। मैम महिला में क्या दिक्कत हो जाती है, अगर हम लोग महिला की बात करें, अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो फीमेल्स में क्या दिक्कत हो जाएगी भाई, तो फीमेल्स में हो जाता है बांझपन, फीमेल्स में हो जाता है दोस्त बांझपन। तो ये पूछा जाता है बांझपन कि लड़कियों के अंदर या फीमेल में बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है, तो इनफर्टिलिटी हो जाती है, इनफर्टिलिटी। ठीक है, इनफर्टिलिटी, क्लियर। तो महिलाओं में क्या हो जाता है, बांझपन हो जाता है, महिलाओं में अंडाणु नहीं बनते, जिससे महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। तो महिलाएं क्या हो जाती हैं, इनफर्टिलिटी हो जाती है महिलाओं में, ये पूछा जाता है आप लोगों को। ठीक है, ठीक है। मैम खाना सही है या गलत, समझ नहीं आया, खाना, बेटा इसको खाना सही है या गलत, बिल्कुल खाना चाहिए। विटामिन ए जो होती है ये आपके बॉडी के अंदर जाकर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का विकास करती है, तो इसके कमी से शुक्राणु कम हो सकते हैं लड़कों में, महिलाओं में अंडाणु कम हो सकते हैं, जिससे लड़के और लड़कियों में प्रजनन संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। तो ये अच्छी विटामिन है हमारे लिए। चलिए आगे बात करते हैं कि इस विटामिन के सोर्सेज क्या होते हैं। विटामिन ई के स्रोत, इसके भी स्रोत आपको बहुत ज़्यादा पेपर में नहीं आते, कभी कभार अगर पूछ लेता है तो इसके जो सोर्सेज हैं आप बताओगे अनाज। ठीक है, अनाज, तो ये किस में मिलती है हमें, अनाज में मिलती है, सीरियल्स में, तो ये हमें अनाजों में भी मिलती है। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं बादाम, ये हमें बादाम में भी मिलती है, आलमंड बादाम के अंदर मिलती है दोस्त। ठीक है, ये हम लोगों को पालक में भी मिलती है, पालक हम लोग खाएं तो विटामिन ई मिलेगी, स्पिनिच। ठीक है, पालक में भी आप लोगों को ये देखने को मिलती है। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी और किस में मिलती है, तो आप लोग बताते हो दूध में भी मिल सकती है, मिल्क, दूध में भी मिल सकती है। तो ये इसके कॉमन से सोर्सेज हो जाते हैं। बाकी अगर इसके और सोर्सेज की मैं बात करूं तो आपको ये विटामिन ई जो होती है, कई बार ऐसा बोला जाता है कि सूरजमुखी के जो बीज होते हैं उनमें भी मिल। ठीक है, सूरजमुखी के बीज, मैंने बताया था इस बात को पहले भी, सूरजमुखी के बीज में भी मिल। सनफ्लावर सीड जो होते हैं, सनफ्लावर सीड, बीज और तेल दोनों में मिलेगी, सूरजमुखी का तेल और बीज दोनों में। तो सनफ्लावर ऑयल और सीड, सनफ्लावर सीड और ऑयल, तो सूरजमुखी के बीजों से जो तेल निकाला जाता है उन तेलों में भी विटामिन ई देखने को मिलती है। ठीक है, हाँ इसकी टैबलेट भी आती हैं विटामिन ई की। ठीक है, शानू बिल्कुल बताएं क्या समझ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से अनाज, बेटा गेहूं में मिलती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा है राई जो आती है उसके अंदर मिलती है, बीजों में भी ये पाई जाती है बेसिकली।
तो गेहूं में हो गई, बाजरा में हो गई, है ना, जौ के अंदर हो गई, इन सब अनाजों में, है ना। तो जब हम लोग देखते हैं एक बार, तो यहाँ पर कुछ और सोर्सेज हैं जो आपको विटामिन ई के दिए हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया था कि विटामिन ई जो होती है ये तेलों के अंदर भी मिलती है, जैसे सनफ्लावर ऑयल और सीड। जैसे मैंने अभी बताया कि सूरजमुखी के बीज और तेल दोनों में मिलती है, बादाम में मिलती है, अंडे में भी मिल सकती है, एवोकाडो, है ना, स्पिनिच, पालक में मिल सकती है। इस तरीके से ये सोर्सेज हो जाते हैं आपके किसके, विटामिन। क्लियर, बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, अगली विटामिन की तरफ बढ़ेंगे। तो विटामिन ई से इतने फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब आ जाओ, अगली विटामिन है विटामिन डी। भाई ये तो बहुत ही ज्यादा है इंपॉर्टेंट, विटामिन डी। तो भाई विटामिन डी के बारे में तो आपको जरूरी पढ़ना है। जब जब विटामिन से क्वेश्चन आता है, चांसेस रहते हैं कि डी से ज्यादा पूछा जाए। डबल स्टार के साथ ही मैंने लिख दिया। अब विटामिन डी जो होती है इसका केमिकल नेम बहुत आता है पेपर में, इसका केमिकल नेम आपको पेपर में बहुत आता है, रासायनिक नाम, ठीक है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो आपको पूछा जाता है पेपर में, बहुत बार पूछा गया है, विटामिन डी का केमिकल नेम। अब देखो, जो विटामिन डी है ये कई रूपों में मिलती है, मतलब इसके कई रूप होते हैं। जैसे D1 होता है एक रूप इसका, D1, एक रूप होता है इसका D2, एक रूप होता है इसका D3, ठीक है। तो बच्चों को जो सबसे ज्यादा डॉक्टर देता है ना खाने के लिए, जब बच्चों के दांत निकलते हैं, छोटे बच्चों के, डॉक्टर उसको विटामिन डी और कैल्शियम की गोलियां देता है। हमारे शरीर में भी जब विटामिन कम हो जाता है तो डॉक्टर हमें भी दवाइयां देते हैं, तो वो यही वाली विटामिन होती है D3। तो इसके कई रूप होते हैं, D1, D2 और D3। तीनों के केमिकल नेम पेपर में आते हैं, तीनों के केमिकल नेम आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं विटामिन D1 का केमिकल नेम क्या होता है, तो बताते हो कैल्सीफेरोल, ठीक है। क्या होता है, कैल्सीफेरोल, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग कैल्सीफेरोल। इस विटामिन का केमिकल नाम है कैल्सीफेरोल। तो किस विटामिन को कैल्सीफेरोल कहते हैं, डी को या D1 को? मैम दूसरा एग्रो कैल्सीफेरोल, एग्रो कैल्सीफेरोल। तो D2 का नाम होता है एग्रो कैल्सीफेरोल, ठीक है। इसको कहते हैं एग्रो कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, इसको कहा जाता है एग्रो कैल्सीफेरोल, ठीक है। एग्रो कैल्सीफेरोल किस विटामिन को कहते हैं, D2 को। और मैम D3 का नाम क्या होता है, कोल कैल्सीफेरोल, इसको कहते हैं कोल कैल्सीफेरोल, कोल कैल्सीफेरोल, ठीक है। इसको कहा जाता है कोल कैल्सीफेरोल, ठीक है, कैल्सीफेरोल। इस तरीके से ये नाम आपको पेपर में पूछे जाते हैं कि विटामिन D1 का केमिकल नेम, D2 का केमिकल नेम, है ना, D3 का केमिकल नेम, ये सब, ठीक है। विटामिन डी केमिकल नेम वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बेटा, बिल्कुल, मैंने कहा ना, इस डबल स्टार लगा दिया है, आपको पेपर में पूछे जाते हैं ये। चलिए आइए आगे बात करते हैं। अब विटामिन डी को ना हम कई और नामों से भी जानते हैं। तो भाई इसे हम लोग हार्मोन विटामिन कहते हैं। विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है, हार्मोन विटामिन। आपको क्वेश्चन आए कि किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहते हैं, तो विटामिन डी को कहते हैं हार्मोन, ठीक है। तो आप लोग बताओगे नोन एज हार्मोन विटामिन। इसको हम लोग हार्मोन विटामिन कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर में खुद बनती है, ये हमारे शरीर में खुद बनती है, हमारी त्वचा इसको खुद बनाती है, तो इसीलिए इसको हार्मोन विटामिन कहते हैं। जैसे हार्मोन हमारे शरीर में खुद बनते हैं, वैसे ये विटामिन भी हमारे शरीर में खुद बनती है। तो आप लोग बताओगे इसका निर्माण त्वचा स्वयं करती है, इसका निर्माण, ये जो विटामिन है इस विटामिन का निर्माण आपकी त्वचा करती है, इसका निर्माण त्वचा स्वयं करती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी विटामिन है जिसका निर्माण हमारी त्वचा करती है, तो बताते हो विटामिन डी, ठीक है। तो आपकी स्किन इसको बनाती है, स्किन फॉर्म्ड इट इटसेल्फ, स्किन फॉर्म्ड इट इटसेल्फ। तो आपकी जो त्वचा है ना वो इस विटामिन को अपने आप बनाती है। कब बनाती है, जब आपकी त्वचा पर सुबह सुबह जब आप धूप निकलती है, आप धूप में थोड़ा बैठा करें, सुबह सुबह की धूप में हमें
20 से 30 मिनट बैठे रहना चाहिए सुबह की धूप में। उससे क्या होता है कि हल्की धूप जब हमारी त्वचा पर पड़ती है तो हमारी त्वचा में एक पिगमेंट होता है मेलेनिन, वो एक्टिव होता है, और जब वो एक्टिव होता है तो वो विटामिन डी का सीक्रेशन करता है। तो मतलब आपकी त्वचा इस विटामिन को खुद बनाती है। कब बनाती है? जब हल्की धूप आपकी त्वचा पर पड़ती है। ठीक है मैम, गहरी धूप में क्यों नहीं बनाती? बनाती गहरी धूप में भी है, लेकिन जब दोपहर हो जाती है तो धूप में कैंसरस रेज, कैंसर फैलाने वाली किरणें ज़्यादा होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा होती हैं धूप में दोपहर में। तो जब आप दोपहर की धूप में बैठते हो तो पॉसिबिलिटीज़ है कि कैंसर भी हो सकता है, फिर स्किन कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि सुबह की किरणों में नहीं होता। ठीक है, क्योंकि बाद में धूप की जो किरणें हैं उनमें रेडिएशन ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से त्वचा कैंसर हो सकता है। कमेंट नहीं जा रही है? कमेंट आ रही है बेटा, बिल्कुल आ रही है। ठीक है, किसी दिन PYQ भी करा दो। ठीक है, हाँ बिल्कुल पहुंच रहा है कमेंट, भाई पहुंच रहा है। तो इसलिए ये याद रखोगे आप लोग, इसे हार्मोन विटामिन भी कहते हैं और इसका निर्माण हमारी त्वचा खुद करती है। आगे बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। भाई विटामिन डी को हम सनलाइट विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, ये धूप से भी मिलती है। अभी इसको लिखवाऊंगी। अब हम बात करते हैं कि विटामिन डी का अल्पता रोग क्या होता है। अल्पता रोग क्या आपको पूछेगा कि विटामिन डी जब हमारे शरीर में कम हो जाती है तो कौन सी बीमारी हो सकती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आया हुआ है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग बहुत पूछा जाता है पेपर में। तो विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में कई बीमारियां होती हैं। एक बीमारी है रिकेट्स, एक बीमारी है रिकेट्स। कहा जाता है कि रिकेट्स इसको सूखा रोग भी कहते हैं, इसी को कहा जाता है सूखा रोग। तो ये किस विटामिन की कमी से होता है जो रिकेट्स है? तो आप बताते हो कि रिकेट्स नाम की बीमारी विटामिन डी की कमी से। और ये किस में होता है रिकेट्स? तो रिकेट्स हमेशा याद रखना बच्चों में होता है, ये बड़ों में नहीं होता, नहीं, तो यह बच्चों में होता है। और पेपर में क्वेश्चन आता है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है, तो तब आप बताएंगे रिकेट्स। ठीक है, शुभ पटेल जी शुक्रिया भाई, शुक्रिया। ठीक है ना? चलो, यह बच्चों में होता है, ये आप लोग बताएंगे। तो ये बीमारी किस में होती है दोस्त? बच्चों में होती है। ठीक है, तो ये कॉजेज इन चिल्ड्रन, तो ये बच्चों में होती है, वयस्कों में नहीं होती है ना। जैसे हमारे अंदर नहीं होगी ये बीमारी, ये बच्चों में होती है। 12-13 साल तक के बच्चों में ये देखने को मिलती है। क्या होता है उनमें? हड्डियां ऐसे मुड़ जाती हैं, हड्डियां बच्चों की ऐसे मुड़ जाती हैं, पैर भी मुड़ जाएंगे, हड्डियां भी मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये होती है ये विटामिन। तो रिकेट्स क्या होता है? हड्डियों से संबंधित बीमारी है, आपकी हड्डियों से संबंधित रोग होता है, हड्डियों का रोग है ये। तो ये भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन हड्डियों का रोग है? तो ये आपकी बोन डिजीज है, ये हड्डियों से संबंधित है, जो रिकेट्स नाम की बीमारी है, बोन डिजीज होती है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगली जो बीमारी है इसकी कमी से वो हो जाती है ओस्टियोमिलेटिस, अस्थि शीर्णता कहते हैं, अस्थि शीर्णता। तो भाई आपकी अस्थि जो है वो कमजोर हो जाती है, अस्थि शीर्णता, जिसको कहते हैं ओस्टियोमिलेटिस, ओस्टियोमिलेटिस। तो ये भी पूछ लेता है कि ओस्टियोमिलेटिस किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखो ओस्टियो वर्ड का मतलब ही होता है हड्डी, अस्थि जानते हो ना, हड्डियों को अस्थि कहते हैं हम लोग। तो विटामिन डी ऐसी विटामिन है जिसकी कमी से हमारी हड्डियों पर प्रभाव पड़ता है बेटा। अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसी कौन सी विटामिन है जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाती है, तो आप कहते हो विटामिन डी। तो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करती है विटामिन डी। और विटामिन डी एक और काम करती है कि आपके शरीर में कैल्शियम को खींच कर ले जाती है। कैल्शियम इसका बहुत अच्छा दोस्त है। जैसे तुम देखते हो ना कि जो दो सगे दोस्त होते हैं, जहाँ एक दोस्त जाता है उसके साथ उसका दोस्त जरूर जाता है, तो वैसे ही अगर आपके शरीर में विटामिन डी है तो कैल्शियम भी है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई, धीरे धीरे कैल्शियम कम होने लगेगा। तो कैल्शियम को आपकी हड्डियों तक पहुंचाने का काम विटामिन डी करती है। विटामिन डी ही कैल्शियम को आपकी हड्डियों तक ले जाती है। तो कभी भी आपको क्वेश्चन आए कि जो विटामिन डी है ये क्या काम करती है,
तो इसके नाम में देखो ना कैल्सीफेरोल, मतलब ये कैल्शियम को आपके शरीर में ले जाती है। कैल्सी मतलब कैल्शियम, तो ये आप लोग यहाँ लिख सकते हो कि यह कैल्शियम को शरीर में लेकर जाती है। यह कैल्शियम अवशोषण में सहायक है। कैल्शियम अवशोषण, तो लिख लीजिए इस पॉइंट को, कैल्शियम अवशोषण करती है। तो यही विटामिन है जो कैल्शियम को सोख कर आपके शरीर में ले जाती है। ये क्या काम करती है? एब्जॉर्ब कैल्शियम। एब्जॉर्ब कैल्शियम, तो ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके आपके शरीर में ले जाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये एब्जॉर्ब करती है कैल्शियम को, है ना? चलो आगे बात कर, है ना? कैल्शियम क्या है बेटा? कैल्शियम एक तत्व है जो आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हड्डियों के लिए कैल्शियम भी ज़रूरी है, तो आपके दांतों के लिए, आपकी हड्डियों के लिए, आपके ब्लड में ब्लड कोagulation के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम को आपके शरीर में खींचकर ले जाने का काम यही करती है विटामिन डी। अब इसकी कमी से हो जाता है अस्थि शून्यता। अस्थि शून्यता वयस्कों में होता है, बड़े लोगों में, हमारे अंदर। जैसे जब हमारे अंदर कैल्शियम कम हो जाता है, हमारे अंदर प्यारे दोस्त क्या हो जाता है? घुटनों में दर्द होने लगता है, हाथ पैरों में दर्द, जॉइंट में दर्द होने लगता है। ये होता है अस्थि शीर्णता। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और इसी को कहते हैं अस्थि शीर्णता। ठीक है, तो ये दो बीमारियां हो जाती हैं। कभी कभी आवाज गायब हो जाती है, आवाज कट रही है क्या बीच में? चलो अब देखो आगे चलते हैं। अब अगली विटामिन है, अंतिम विटामिन की तरफ चलते हैं हम लोग, विटामिन ए। अब लास्ट विटामिन है विटामिन ए, ये भी बहुत ज़रूरी विटामिन है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड बार जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वो इससे ज़्यादा आते हैं। इसका भी केमिकल नेम आपको पूछा जाएगा, इसका भी केमिकल नेम आप लोगों को याद रखना है, रासायनिक नाम। तो ये क्या काम करता है दोस्त? विटामिन ए जो होता है ये आपके यकृत में संचित होती है, इस बात को याद रखना। तो आप लोग बताओगे ये यकृत में संचित विटामिन है, ये यकृत में संचित होती है, ये आपको पूछा जाता है प्यारे दोस्त। ठीक है, तो ये कैसी विटामिन है जो कहाँ संचित होती है? यकृत में संचित होती है बेटा। ठीक है, तो आप लोग बताते हो इट इज स्टोर्ड इन लीवर, इट इज स्टोर्ड इन लीवर। तो ये कहाँ पर स्टोर्ड होती है? हमारे लीवर में स्टोर होती है, यकृत में ये जाकर कहाँ होती है? संचित होती है। समझ में आ गई बात? क्लियर है ना? तो अब आप लोगों को पेपर में पूछेगा, क्लास अगर रिपीट हो रही है तो एक बार वापस से सेशन को ज्वाइन करो, एप्लीकेशन से बाहर निकलकर वापस से आ जाओ। ठीक है, ठीक बेटा, चलो आ जाओ। तो देखो यहाँ पर ये कहाँ स्टोर होती है? हमारे लीवर में स्टोर होती है। तो आपको पूछ लेता है कि कौन सी विटामिन है जो हमारे लीवर में संचित होती है। आवाज तो आ रही है? आवाज तो आ रही है भाई बेटा? ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं कि इस विटामिन की कमी से हमारे शरीर में कौन सी बीमारी हो जाती है। इस विटामिन के अल्पता रोग आपको पूछे जाते हैं, अल्पता रोग। ठीक है, इस विटामिन की डेफिशिएंसी डिजीज आपको पूछी जाती है पेपर के अंदर। इस विटामिन के कमी की वजह से हमारे शरीर में जो बीमारियां होती है ना वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, देखो इस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एक तो हो जाता है रतौंधी, आपको पूछा जाता है रतौंधी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है रतौंधी, कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो हम लोग बताते हैं नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, इसको कहते हैं रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। ये विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, दूसरा इस विटामिन की कमी से हो जाता है, आप बताते हो जीरोफ्थैल्मिया, जीरोफ्थैल्मिया। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? शुष्क लप्तता या शुष्कता रोग हो जाता है दोस्त, इसको कहते हैं जीरोफ्थैल्मिया, जीरोफ्थैल्मिया। तो ये भी पूछा जाता है कि जीरोफ्थैल्मिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, या शुष्कता रोग जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये विटामिन ए की कमी से हमारे अंदर होता है। ठीक है,
ठीक बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी मैं तो खूबसूरत नहीं हूँ जबकि ई का स्रोत खाता रहता हूँ बेटा वो खूबसूरती तो जेनेटिक होती है, और खूबसूरती तो असली खूबसूरती तो दिल की होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ दिल तुम्हारा बहुत खूबसूरत होगा। ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं। करण सिंह बेटा बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आइए आगे देखते हैं अब हम लोग कि इसकी कमी से क्या हो जाता है, शुष्क अल्पता, जिसको जीरोफ्थैल्मिया कहते हैं। अच्छा मैम, रतौंधी में क्या होता है, रात होती है ना, जैसे दिन छिपता है, तो दिन छिपते छिपते बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है, मतलब कम रोशनी में बिल्कुल दिखना बंद, ये होता है आप लोगों का रतौंधी। इसीलिए ये जो विटामिन ए होती है, ये आपकी आंखों के लिए अच्छी विटामिन है बेटा। ये आपकी आंखों को क्या करती है, डेवलप्ड, आपकी आंखों की कोशिकाओं को अच्छा बनाने का काम करती है। तो कौन सी विटामिन हमारी आंखों के लिए अच्छी होती है, विटामिन ए हमारी आंखों के लिए अच्छी होती है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इससे होने वाली जो तीसरी बीमारी है, ये हो जाती है कैरेटोमलेशिया। कैरेटोमलेशिया, कैरेटोमलेशिया, ठीक है, कैरेटोमलेशिया। तो ये तीन बीमारियां किसकी कमी से होती हैं, विटामिन ए की कमी से होती हैं। तीनों आंखों से संबंधित है। इसमें आपको रात में दिखना बंद हो जाता है। शुष्क अल्पता देखो, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट मतलब रात, ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन, रात में अंधापन आ जाता है, कुछ नहीं दिखता। शुष्कता रोग में, जीरोफ्थैल्मिया में आंखें सूखी सूखी हो जाती हैं, आंखों पर सफेद सफेद भाग में काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। और कैरेटोमलेशिया में ब्लर दिखना शुरू हो जाता है, इमेज ब्लर बनने लग जाती है। ठीक है, हाँ। अब विटामिन ए के सोर्सेज बहुत आते हैं पेपर में, इस विटामिन के सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमने विटामिन डी के सोर्सेज तो लिखे ही नहीं है, चलो दोनों के लिखवा देती हूँ, आ जाओ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विटामिन डी के सोर्सेज की। पहले मैं आपको विटामिन डी के सोर्स लिखवा रही हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को इसलिए एक साथ लिखवा रही हूँ क्योंकि ये दोनों ही पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये दोनों ही ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है पेपर में, और लास्ट में मैं के सोर्सेज लिखवा दूंगी। देखो, इधर विटामिन डी और इधर विटामिन ए, दोनों के सोर्सेज बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे इनके सोर्सेज की, तो विटामिन डी सबसे पहले आप बताओगे दूध में मिलती है बेटा, मिल्क, दूध में मिलती है, इसीलिए बच्चों को दूध बहुत ज़्यादा दिया जाता है। दूसरा, ये मिलती है कोड मछली में, कोड मछली के तेल में, कोड मछली के तेल में मिलती है दोस्त। कोड एक मछली होती है, तो कोड फिश ऑयल के अंदर मिलती है, कोड फिश ऑयल उनके अंदर मिलती है ये। ठीक है, तीसरा ये मिलती है धूप के अंदर, ये पूछा गया है पेपर में, सनलाइट, धूप। तो बेटा धूप से मिलने वाली विटामिन कौन सी होती है, ये आपको पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में कि कौन सी विटामिन धूप से मिलती है। तो आप लोग बताते हो, हाँ आप लोग बताते हो विटामिन डी। ठीक है, चलो तीसरा, ये मिलती है हम लोगों को लीवर में, यकृत, जब अगर कोई मांस खा रहा है तो यकृत वाला भाग खाया जाए, उसमें मिलती है। ठीक है, यकृत वाले भाग में मिलती है। ये आप लोगों को और किस में मिल सकती है, दूध से बनी चीज़ों में, जैसे पनीर हो गया, इन सब में भी मिल सकती है। ठीक है, दूध से बनी हुई चीज़ें उनमें भी मिल सकती है, अंडे में भी हो सकती है। तो ये वाले सोर्स इसके पूछे जाते हैं, दूध पूछा जाता है, मछली का तेल पूछा जाता है, धूप पूछी जाती है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ विटामिन ए। विटामिन ए जो होती है, इसका जो सोर्स है, कई बार पूछा गया है गाजर, कि गाजर किस विटामिन का सोर्स है। तो गाजर जो होती है वो विटामिन ए का सोर्स है, ये बहुत बार पेपर में आया है गाजर। ठीक है, अब जो विटामिन ए है, ये भी मिलती है दोस्तों कोड मछली के अंदर, ये कोड मछली में मिलती है, ये कोड मछली के ऑयल में मिलती है। ठीक है, तो कोड मछली यहाँ पर आपको याद रखनी है कि कोड मछली में दोनों विटामिन मिलती हैं, विटामिन ए भी और विटामिन डी भी। क्लियर, चलो अब बात करते हैं तीसरा, पपीता। ये पपीते के अंदर भी मिलती है दोस्त, पपीता जो होता है पपाया, ठीक है, ये पपाया में भी मिलती है। ये आप लोगों को आम के अंदर भी मिलती है, मैंगो, ठीक है, आम के अंदर।
अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि विटामिन ए कैसे रंग के फलों में मिलती है, तो जो पीले और नारंगी रंग के फल होते हैं, पीले व नारंगी रंग के फलों में मिलती है। ठीक है, रंग के फलों में पाई जाती है, के फलों में मिलती है। तो ये किसके अंदर मिलती है? पीले और नारंगी फलों में मिलती है ये। तो विटामिन ए ज़्यादातर आपको जो पीले रंग के फल होंगे उनमें और नारंगी रंग के फल होंगे उनमें मिलेंगी। तो आप लोग बताओगे फाउंड इन येलो, जैसे आम पीला होता है, पपीता पीला होता है, एंड ऑरेंज, ऑरेंज में भी मिलती है, ऑरेंज में सी भी मिलती है, ए भी मिलती है, ऑरेंज कलर फ्रूट। ठीक है, इनके अंदर मिलती है। समझ में आ गई बात? इस तरीके से आपको याद रखनी है चीजें, है ना। गाजर तो लाल होती है बेटा, गाजर लाल है, लेकिन आपने कभी विलायती गाजर खाई है जो हल्की हल्की नारंगी नारंगी होती है? उनमें मिलती है। ठीक है, जो हल्की हल्की नारंगी होती है। तो ये सब विटामिन ए के सोर्स, विटामिन ए के सोर्सेज है सारे के सारे। ठीक है, सबसे ज्यादा इनमें क्या पूछा जाता है? गाजर। ठीक है, और ये रहे कोड लीवर ऑयल के कैप्सूल जो बाजार में मिलते हैं, जो बाजार में मिलते हैं। ठीक है, ये देखो पीला पेठा जो होता है, पेठा खाते हो ना, पेठा है ना, ये रहा एक तरीके का पेठा। तो मतलब ये सब पीले और नारंगी रंग के फल और सब्जियां। विटामिन डी मैंने बताई, तो विटामिन डी भी आपको कोड लीवर ऑयल के अंदर मिलती है। ठीक है, दूध में मिलती हैं। क्लियर? आपने बताया कि दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे बटर या चीज़ इनमें मिलती है। मैंने कहा अंडे में भी मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है, मछली होता ही है। ठीक, इस तरीके से आप लोग लीवर वाला पार्ट इस तरीके से आप बता सकते हो, इन सब में विटामिन डी मिलती है। ठीक है ना मैम? जब हम दवाई लेते हैं तो कैसे पता चलता है? लगता है कि दर्द उस जगह पर है। दवाई को बेटा, दवाई में ना आपके शरीर के अंदर कहीं भी दर्द हो, उस दवाई के अंदर जो केमिकल होंगे वो ब्लड में मिल जाएंगे, और ब्लड जब सप्लाई कर कर पहुंचता है बॉडी के हर एक पार्ट में, जब उस पार्ट में भी पहुंचेगा जहाँ दर्द हो रहा है, वहां जाकर अपना काम करता है, वहां से फिर वो दर्द ठीक हो जाता है। ये होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये होता है प्यारे दोस्त। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि अब आपकी सारी विटामिन कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। अब मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा विटामिन पर प्रोटीन पर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन। अब मैं थोड़ा सा आपको प्रोटीन के बारे में बताती हूँ। प्रोटीन, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो बेटा जो प्रोटीन होती हैं, अगर हम इनकी बात करते हैं तो प्रोटीन जो है ये क्या होती है? तो आप लोग बताओगे कि ये अमीनो अम्ल होती हैं। प्रोटीन क्या है? अमीनो अम्ल। प्रोटीन को हम लोग अमीनो अम्ल कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, अमीनो अम्ल होते हैं प्रोटीन। जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या थे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण थे, या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बने थे। विटामिन क्या थे? कार्बनिक यौगिक थे। वैसे प्रोटीन होती है अमीनो एसिड। तो कभी भी पूछे अमीनो अम्ल क्या होते हैं, तो दीज आर अमाइनो एसिड। प्रोटीन को ही कहते हैं अमाइनो एसिड, या प्रोटीन की जो इकाई है, प्रोटीन जिससे मिलकर बने हैं, उन्हें अमाइनो एसिड ही कहते हैं। और मैम अमाइनो एसिड को बनाने के लिए कौन से तत्व चाहिए? तो आप लोग ऐसे भी बता सकते हो कि ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के अणु हैं। तो ये अमीनो एसिड कैसे बनते हैं? अमीनो एसिड ऐसे बनेंगे जब आप कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर को मिला दोगे, तो इन इन सबको मिलाने से बनेंगे अमीनो अम्ल, और अमीनो अम्ल ही बनाएंगे फिर प्रोटीन। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि अमीनो अम्ल क्या है, तो अमीनो अम्ल प्रोटीन होते हैं। ठीक है, या कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के जो अणु है ये किसको बनाते हैं? ये अमीनो अम्लों को बनाते हैं। ठीक है, चलिए ये क्या काम करते हैं प्रोटीन? तो प्रोटीन का जो कार्य होता है, प्रोटीन जो वर्क करते हैं वो होता है, आप लोग बताते हो कि प्रोटीन हमारे शरीर की मरम्मत करते हैं। तो प्रोटीन को कई नामों से जानते हैं। शरीर का निर्माण करने वाले भोजन, शरीर का निर्माण करने वाले भोजन, ठीक है, निर्माण करने वाले भोजन। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि वो खाने, वो भोजन जो शरीर का निर्माण करते हैं वो कौन से होते हैं? तो प्रोटीन। शरीर का निर्माण करने वाले भोजन है प्रोटीन। ठीक है, तो इनको कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन को कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। आपके शरीर का निर्माण करते हैं ये,
टूट फूट जो आपके शरीर में होती है उसको रिपेयर करते हैं। तो दूसरा, ये मरम्मत करने वाले भोजन भी है। इनको हम लोग क्या कहते हैं? मरम्मत करने वाले भोजन। ठीक है, मरम्मत करने वाले भोजन। आपके शरीर के अंदर जो आपकी कोशिकाएं हैं, जब वो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, आपके शरीर में जो कोशिकाएं हैं उनमें टूट फूट हो जाती हैं, तो उन कोशिकाओं की मरम्मत करती है प्रोटीन। हम प्रोटीन क्यों खाते हैं? प्रोटीन किस में होता है? दाल में होता है, सोयाबीन में होता है। ठीक है, दाल में होता है, सोयाबीन में होता है प्यारे दोस्त प्रोटीन। ठीक है, तो जो प्रोटीन होता है दाल में और सोयाबीन में, जब हम कोई बीमार होता है उसको दाल देता है, डॉक्टर कहते हैं इसको दाल का पानी पिलाओ, है ना, सोयाबीन दो। तो प्रोटीन क्यों दिया जाता है बीमार को? क्योंकि उसके शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो क्षतिग्रस्त हैं, तभी वो व्यक्ति बीमार है। तो ये प्रोटीन क्या करता है? क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को रिपेयर करता है। तो इसीलिए प्रोटीन को हम लोग रिपेयरिंग फूड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? रिपेयरिंग फूड। तो कभी भी आपको पूछे कि बॉडी बिल्डिंग फूड या रिपेयरिंग फूड के नाम से किसको जाना जाता है, तो प्रोटीन को। ठीक है, अच्छा, जो प्रोटीन है प्यारे दोस्त, इनके बारे में अगर हम लोग बात करें कि हमारे शरीर में कौन सी प्रोटीन कहाँ होती है, ये आपको और क्वेश्चन आ जाता है। तो चलो मैं अब आपको बताती हूँ कि सबसे पहले अंडे में कौन सी प्रोटीन होती है। अंडे में, एग में, ये पूछ लिया जाता है। अंडे में पाई जाती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यू अंडे में कौन सी प्रोटीन होती है? एल्ब्यूमिन। ठीक है, दूसरा, हमारे बाल में कौन सी प्रोटीन है? हमारी खाल में कौन सी प्रोटीन है? हमारे नाखून में कौन सी प्रोटीन है? ये पूछ लेगा। हम लोगों के बाल प्रोटीन से बने हैं बेटा, हम लोगों की स्किन में भी प्रोटीन है, हमारी जो नेल्स होते हैं उनमें भी प्रोटीन होती है। तो हमारे बाल, खाल, नाखून, इन सब में कौन सी प्रोटीन होती है? तो ये बाल जो है ना, ये बाल, ये प्रोटीन है। तभी तो आपको देखते हो क्लिनिक प्लस वाला जब ऐड आता है, इसमें है एक्स्ट्रा प्रोटीन जो आपके बालों को मजबूत बनाए, मजबूती के साथ चलो, ऐसे नहीं ऐड में दिखाते हैं। तो मतलब बालों में भी प्रोटीन होती है, हमारे नखूनों में भी प्रोटीन है। तो मतलब बालों में और नखूनों में प्रोटीन होती है केराटीन। केराटीन प्रोटीन हमारे नखून और बालों में होती है, केराटीन। ठीक है, तो केराटीन ट्रीटमेंट भी तो कराती हैं लड़कियां बालों को स्ट्रेट कराने का, केराटीन। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बात करते हैं अब हम लोग कि दूध में कौन सी प्रोटीन होती है। हम लोग दूध पीते हैं, दूध में भी प्रोटीन होती है। तो दूध के अंदर होती है कैसीन प्रोटीन, दूध में पाई जाती है दोस्त कैसीन प्रोटीन। ठीक है, तो दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? कैसीन। तीसरे के बाद चौथे नंबर पर हमारी मांसपेशियां, हमारी पेशियों में भी प्रोटीन पाई जाती है। हमारे शरीर में जो हमारी मसल्स हैं, ये जो मसल्स है हमारी, इनमें भी प्रोटीन होती है। जो आपकी बॉडी में मांस है ना, पूरा मांस भी तो प्रोटीन का एक वो होता है प्यारे दोस्त, सोर्स। प्रोटीन, मांस खाते हैं जो उन्हें प्रोटीन मिलती है। तो बेटा मसल्स एक तरीके का मांस है, तो हमारी मसल्स में होती है एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन। ये पूछ सकता है आपको पेपर में कि एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन कहाँ होती हैं, तो आपने कहा हमारी मांसपेशियों, है ना, एक्टिन और मायोसिन हमारी मसल्स में होती हैं ये। पांचवें नंबर पर आपको पूछे हमारी जो हड्डियां हैं उनमें भी तो होती है प्रोटीन, हड्डियों में भी प्रोटीन होती है, हड्डियां, बोन्स। कुत्ता हड्डी खाता है ना, डोगी, बोबो, हड्डी खाता है कुत्ता, है ना। तो कुत्ता हड्डी क्यों खाता है? उसे प्रोटीन मिलती है। अब प्रोटीन कौन सी होती है हड्डियों में? तो हम बताते हैं ओसीन प्रोटीन, ओसीन। ठीक है, ओसीन प्रोटीन। तो हड्डियों में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है ओसीन प्रोटीन। ठीक है, समझ में आई बात? आ जाओ। कई बार पूछ लेता है गाजर, वैसे तो गाजर में विटामिन ए होता है, लेकिन गाजर के अंदर भी एक प्रोटीन होती है जो होती है कैरोटीन, कैरोटीन। ठीक है, मैंने बताई थी ना, कैरोटीन, कैरोटीन। ठीक है, तो ये गाजर में पाई जाती है कैरोटीन। ठीक, समझ में आ गई बात? बढ़े आगे। पथरी कैसे बनती है, और बन गई तो कैसे पता चलेगा? बेटा दर्द होता है शरीर में जहाँ भी पथरी होगी। ठीक है,
और ये कैल्शियम ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है हमारे शरीर में, उस कैल्शियम के जुड़ने से बन जाती है, उस कैल्शियम के जुड़ने से बनती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो ठीक है, समझ में आ गई बेटा बात? चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो विटामिन के थी उसके कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं। तो अब ये चैप्टर आपका खत्म, इस चैप्टर से आपको इतनी चीजें पढ़नी है। अब लास्ट में विटामिन के सोर्सेज रह गए थे। विटामिन के सोर्सेज बिल्कुल भी पेपर में नहीं आते। ठीक है, विटामिन के जो मिलती है आप लोगों को, इसके स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं? तो विटामिन के जो स्रोत होते हैं वो हो सकते हैं पत्ता गोभी। ठीक है, पत्ता गोभी में पाई जाती है दोस्त, क्वालीफ्लावर बोलते हैं उसको, क्वालीफ्लावर पत्ता गोभी में होती है ना। हमने बता दिया केले में होती है, केला, बनाना, है ना, बनाना में होती है दोस्त। क्लियर? और इसको आपके पेट के अंदर एक जीवाणु भी बनाता है, एक जीवाणु बनाता है इसको हमारी बॉडी के अंदर। उस जीवाणु का नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया भी इसको हमारी आंत में बनाता है, विटामिन के को। समझ में आ गई बात? ठीक। और ये ई कोलाई बैक्टीरिया एक तो विटामिन के बनाता है और एक विटामिन B12 बनाता है। इन दोनों विटामिन को हमारी आंतों में बनाता है ये। तो ये इसके सोर्सेज हो सकते हैं विटामिन के। ठीक है, अब ये चैप्टर हो गया है आप लोगों का कंप्लीट। अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ। ठीक है ना? हाँ, अब हम चल रहे हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। तो न्यूट्रिशन वाला चैप्टर कंप्लीट, इससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं, है ना? क्लियर? आगे बढ़े? अब चलो, अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि आपकी बॉडी का एक सिस्टम जिसको कहते हैं रेस्पिरेटरी। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? रेस्पिरेटरी सिस्टम की, यानी श्वसन तंत्र की। तो हम लोग बात करेंगे अब श्वसन तंत्र की। तो हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम काम करता है जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। ठीक है, अब ये जो श्वसन तंत्र है, तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि मैम श्वसन क्या होता है। सबसे पहले ये बताइए रेस्पिरेशन क्या होता है, फिर इस पूरे सिस्टम के बारे में हमें बताना। तो सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेशन की, जब हम लोग बात करते हैं किसकी? श्वसन की, तो एक ऐसी प्रक्रिया है ना आपके शरीर के अंदर, एक ऐसी प्रक्रिया जब आपके शरीर के अंदर जो खाना है उससे ग्लूकोज बनेगी और ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी, उसी को कहते हैं रेस्पिरेशन, श्वसन। ठीक है, कौन सी विटामिन? वसा के बारे में बेटा, वसा से ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। और वसा के बारे में आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट। और वसा सबसे ज़्यादा आपके शरीर को एनर्जी देता है। ये सारे फैक्ट आपको केमिस्ट्री में पढ़ने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, बताओ। अच्छा, कभी भी पूछे कि आपके शरीर में कौन सा पोषक पदार्थ है जो सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी, तो वो फैट ही देता है सबसे ज़्यादा एनर्जी। ठीक है, मिनरल से ऐसे कोई क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाते। कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब मिनरल है। इनको आपको जब मैं ब्लड वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी वहाँ पे बताऊंगी कैल्शियम क्या करता है, पोटेशियम क्या करता है, ये सब। ठीक है, चलो अब आ जाओ, आगे बात करते हैं रेस्पिरेशन की, कि मैम रेस्पिरेशन क्या होता है, ये आपको पूछा जाए या हमसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे। तो लिखना भाई, फिर समझाती हूँ। लिखो रेस्पिरेशन के बारे में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, आपके शरीर में ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का जलना। किसका जलना भाई? ग्लूकोज का। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का जलना। आपके शरीर में जो ग्लूकोज है वो जलेगी, ग्लूकोज का जलना। तथा तथा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जल व ऊर्जा मुक्त होना, ऊर्जा मुक्त होना। इसी को कहते हैं हम लोग रेस्पिरेशन, इसी को कहते हैं दोस्त श्वसन।
तो लिख लेंगे पहले, फिर समझाती हूँ। पहले लिखेंगे बर्निंग ऑफ ग्लूकोज, बर्निंग ऑफ ग्लूकोज in the presence of in the presence of oxygen and release and released CO2, water and energy। तो भाई इसी को कहा जाता है रेस्पिरेशन। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का जलना, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा मुक्त होना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। अब इसको समझेंगे कि कैसे, है ना? इसको समझेंगे कि कैसे, सिर्फ इस चीज को समझ लीजिए, बाकी हम लोग पढ़ेंगे मंडे की क्लास में। तो देखो इस कॉन्सेप्ट को समझना बस। मान लीजिए मैं हूं, मैं सजीव हूं। भाई श्वसन कौन करते हैं, सजीव या निर्जीव? क्या ये पैन श्वसन करेगा क्या? या ये रेस्पिरेशन करेगा? कहोगे नहीं मैम ये तो निर्जीव है, ये क्या रेस्पिरेशन करेगा? क्या मैं रेस्पिरेशन करूंगी? कहोगे हाँ जी मैम बिल्कुल। आप रेस्पिरेशन करोगे? कहोगे मैडम बिल्कुल। तो भाई सजीव क्यों श्वसन करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि सजीव खाते हैं खाना। भाई हम सब सजीव हैं, हम सब क्या करते हैं बेटा? खाना खाते हैं। बिल्कुल मैडम, हम सब खाना खाते हैं, खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। और दूसरा हम सब क्या करते हैं? सांस लेते हैं। लेते हो ना तुम सब सांस? हम सांस लेते हैं। तो सजीव क्या करते हैं? खाना खाते हैं और सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, है ना? अगर मैं आपको खाना दे बंद कर दूं तो तब भी आप मर जाओगे। अगर मैंने आपको 10-15 दिन खाना नहीं दिया, मर जाओगे। और अगर मैंने आप लोगों को 1 घंटे तक सांस नहीं लेने दिया तो भैया पहले आधे घंटे तक नहीं लेने दिया, निकल लोगे। सांस लेना बंद करोगे तब भी मर जाओगे। तो ये दोनों प्रक्रिया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों मैडम? ये दोनों प्रोसीजर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम लोग खाना खाते हैं बेटा, जब हम खाना खाएंगे तो खाने से हमारे शरीर में बनता है ग्लूकोज। खाने से हमारे शरीर में बनता है ग्लूकोज। आपको मैंने पढ़ा दिया ना ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट आपने पढ़ा था, और ये ग्लूकोज आपकी कोशिकाओं में होता है, आपके रक्त में होता है, और आपकी कोशिकाओं का ईंधन है। आपकी कोशिकाएं इसी को जलाकर एनर्जी लेती हैं। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं और गाड़ी तभी चलती है, वैसे ही आपके शरीर में खाना है, खाने से बनता है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज आपकी कोशिकाओं में जब जलता है तब आपके अंगों को एनर्जी मिलती है और आपके अंग काम करते हैं। आपका दिल काम करेगा, आपका लीवर किडनी सारे ऑर्गन मिलकर फिर काम करते हैं। तो जैसे गाड़ी को पेट्रोल की ज़रूरत होती है वैसे ही हमारे शरीर को ग्लूकोज की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे गाड़ी के टंकी के अंदर पेट्रोल काम करता है, पेट्रोल जलकर ही एनर्जी देता है और गाड़ी भागती है फिर, है ना? वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर ग्लूकोज होना चाहिए। ये ग्लूकोज जब जलता है तब हम भागते हैं, तब हम काम करते हैं। तो ग्लूकोज हमें कहाँ से मिलता है? खाने से। ठीक है, अब मैम ये ग्लूकोज जब खाने से बन गया तो क्या ये ग्लूकोज ऐसे ही हमें एनर्जी दे देगा? हम कहेंगे नहीं, इस ग्लूकोज का कम्बेक्शन करना पड़ेगा, ये ग्लूकोज बर्न करना पड़ेगा। जलता है ग्लूकोज हमारी बॉडी में। तो मैम ये कैसे जलता है? जब हम सांस लेते हैं। सांस लेने के अंदर हम कौन सी गैस अंदर ले जाते हैं? ऑक्सीजन। तो ये ग्लूकोज इस ऑक्सीजन के पास पहुंचती है। तो मान लो ये तुम्हारी कोशिका है ना? और इसके अंदर ये रखा हुआ है ग्लूकोज, ये रखा हुआ C6H12O6 ग्लूकोज रखा हुआ है। अब ये ग्लूकोज जलाना चाहता है, जलेगा तो एनर्जी मिलेगी आपकी इस कोशिका को। तो जब आपने सांस लिया तो आपके रक्त के साथ, जब सांस लेते हो तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और ये ऑक्सीजन आपके रक्त में मिल जाती है, और रक्त इसको बहाकर यहाँ ले जाता है कोशिका में, तो ग्लूकोज को मिल जाती है ऑक्सीजन। अब ये ग्लूकोज जलेगी, बर्न होगी, और जब ये ग्लूकोज जलती है तो बदले में निकालती है कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हो ना, वो कहाँ से आती है? वो इस ग्लूकोज के जलने से ही आती है। तो आपकी कोशिकाओं में इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ये ग्लूकोज के साथ, ऑक्सीजन के साथ मिलता है ग्लूकोज, और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को आप बाहर निकाल देते हो और बदले में आप लोगों को मिलती है एनर्जी। आपकी कोशिका में बनती है एनर्जी ATP के रूप में एनर्जी बनती है, और इसी एनर्जी को खर्च करके आपके
कोशिका काम करती है। तो यही होता है बेटा रेस्पिरेशन। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन, ग्लूकोज का जलना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और एनर्जी मुक्त करना। पानी कहाँ निकला? जब आप सांस छोड़ते हो तो वेपर निकलती है। अभी देखना, जब आप सांस छोड़ो ना, फोन को रखना अपने पास ऐसे और सांस छोड़ना, तो फोन के ग्लास पर पानी सा जम जाएगा। रजाई में बंद होकर फोन चलाते हो तो फोन के ऊपर ग्लास पर पानी सा जम जाता है, तो वो वेपर ही तो होती है, वो जलवाष्प होती है जो आपके सांस के साथ बाहर निकलती है। तो ये इस तरीके से आप लोग बताते हो, इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं रेस्पिरेशन। बाकी का पढ़ेंगे मंडे की क्लास में, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, मिलेंगे मंडे में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ठीक है? कैंसर का कारण होता है अनियंत्रित कोशिका विभाजन। जब हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं अनकंट्रोल होकर विभाजन करने लगती हैं तो बहुत ज़्यादा कोशिकाएं बन जाती हैं और वो एक साथ मिलकर एक साथ चिपक जाती हैं, जिससे गांठ बन जाती है शरीर में, सिस्ट, गांठ। इसी गांठ को कहते हैं कैंसर, ठीक है? क्लियर? धन्यवाद। कार एटीपी की फुल फॉर्म करा चुकी हूँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोशिका वाले चैप्टर में कर ली थी एटीपी की फुल फॉर्म।